गुड आफ्टरनून। बैठे बैठो सर। क्या था डिस्कशन? बीपीपी नंबर क्या था? 24। तो आंसर सबने लिख लिया। अब अपन को क्वेश्चन सेकंड पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर 900 किसका लेंथ दिया? धागे की लेंथ है क्या? 900 है। आप लोग शांति बनाएंगे तो मेरी आ जाएगी, है ना? एकदम शांत हो जाए तो घड़ी की टिक टिक की भी आवाज आएगी। तभी इसमें ये कहना चाहते हैं कि इसका लेंथ 900 दिया है क्या? तो पहले ऐसा वेलोसिटी दिया इसको तो सीधा चलेगा जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा, स्ट्रेट लाइन। फिर इसमें लिखा है कि इसका मैक्सिमम इलोंगेशन हमको दे रखा है 1.2। तो उस समय ये और आगे जाएगा ऐसे, और उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी इसके परपेंडिकुलर होगी। ये जो लेंथ होगी 1.2 है, जो भी लेंथ है, उस समय की वेलोसिटी इसकी v1 मान लिया। तो इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। चाहे तो शुरू में लिख लें और यहां पे लिख लें, और एक एनर्जी कंजर्व रहेगी। दो इक्वेशन लिख लेंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज थोड़ी बढ़ा दूं।
हेलो हेलो। तो और बताइए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि एक नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, मास दे रखा है, लेंथ दे रखा है और वेरिएबल मास डेंसिटी है जिसका फार्मूला दे रखा है। तो टाइम टेकन टू पल्स एट वन एंड टू ट्रेवल टू अदर एंड, है ना। तो अपने पास एक पल्स है जो कि एक एंड से दूसरे एंड पे जाती है। जब इसका लोकेशन एक्स होता है तो इसकी वेलोसिटी v होती है, v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू होता है। तो यहां पर v का वैल्यू टी बाई म्यू का कैलकुलेट करना है। टी कितना है? 15 न्यूटन। तो ये तो आ गया 15 और ये हो गया के एक्स। अब v को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। अब इधर से उधर जाने का इंटीग्रेट कर देना। अब इसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू की जरूरत पड़ रही शायद। तो कांस्टेंट की वैल्यू ऐसा है कि इसका मास पर यूनिट लेंथ के एक्स दिया है, तो के एक्स इंटू डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा। टोटल मास दे रखा है तो उससे के आ जाएगा, है ना। एक इक्वेशन मास के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे, उससे आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरी इक्वेशन यहां पर डी एक्स बाई डी टी लिख दो, अंडर रूट 15 अपॉन के एक्स। अब रूट एक्स इस तरफ आ जाएगा और 15 बाई के टी टी एक तरफ रह जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और इससे आ जाएगा ना, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि और कोई क्वेश्चन? 8 का डी ऑप्शन। 8 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक यूनिफॉर्म सिलेंडर दे रखा है जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, प्लेटफॉर्म पर है और एक्सेलेरेटेड, the platform is accelerated horizontally as shown in figure. Work done by the force of friction on the cylinder with respect to ground in any time t. ये कोई प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और इसके ऊपर एक सिलेंडर दे रखा है, इसका एक्सेलरेशन ए हो गया। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन प्लेटफॉर्म पे पीछे लगेगा, प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो इस सिलेंडर पे आगे लग जाएगा। अब ये जो फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा, इससे इसमें एक एक्सेलरेशन बी आएगा और एक एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा आएगा, ठीक है। तो इसमें अच्छा तरीका तो ये होगा कि अपन ऐसा करें कि देखो mg का वर्क 0 है, नॉर्मल का वर्क 0 है, तो फ्रिक्शन का जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से आ जाएगा। तो अपन ऐसा करते हैं कि पहले इसकी फ्रेम में जाके सूडो फोर्स लगा करके उसका v निकाल लेते हैं, है ना। इसका सिलेंडर का वेलोसिटी उसकी फ्रेम में निकाल लेते हैं और उतनी देर में प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी भी मिल जाएगा। तो उससे आपको सिलेंडर का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। अब सिलेंडर का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट पता है, आपको एंगुलर वेलोसिटी पता है, तो सिलेंडर का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा।
तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा, है ना। अभी अगर अलग अलग सॉल्व करोगे आप, जैसे इसमें करना चाहोगे, अभी इसका एक्सेलरेशन तो अपन को ए दे रखा है, अब प्योर रोलिंग के हिसाब से नीचे वाले पॉइंट में एक रिलेशन आ जाएगा, बी प्लस एल्फा आर इज इक्वल टू ए, एक तो ये आ जाएगा, और एफ इज इक्वल टू एम बी, और एक इक्वेशन अपन लगा देंगे टॉर्क की। तो अच्छा देखो, एक चीज अपन जानते हैं कि वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है एफ इंटू वी, है ना। तो फ्रिक्शन की पावर निकाल लो, है ना। तो किसी भी टाइम टी पर इस लोएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो लिख लो। तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इसका एक्सेलरेशन इनटू टाइम, है ना। भाई लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी बी इंटू टी प्लस एल्फा आर इंटू टी, है ना। ये लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी किसी भी टाइम टी पर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, फ्रिक्शन तो हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी हो जाएगी बी प्लस एल्फा आर इंटू टी, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है इसलिए, और बी प्लस एल्फा आर किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो एफ इज एफ ए टी। ठीक है, एफ कहां से हटाओगे, एक टॉर्क की इक्वेशन और एक न्यूटन लॉ की इक्वेशन। टॉर्क की इक्वेशन क्या आएगी, एफ इंटू आर एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू एल्फा, तो एफ इज इक्वल टू एम एल्फा आर बाई टू। ठीक है कि नहीं। अब क्या करोगे कि बी का वैल्यू एफ बाय एम उसमें रख दोगे, एफ बाय एम, एल्फा आर की वैल्यू 2 एफ बाय एम इज इक्वल टू ए, है ना। ऊपर वाली इक्वेशन में बी का वैल्यू एल्फा आर का वैल्यू रख दिया, तो उससे फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन यहां रख देंगे, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क आ गया, तो टी टाइम में वर्क कितना आएगा ये भी आ जाएगा। ऐसा कर लो, ठीक है। और कुछ, क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन। दो मिनट पहले मैं पहुंच जाता हूं क्वेश्चन पे। maximum acceleration for which normal reaction acting on block A and B are non-zero। हाँ, तो इसमें दोनों में किसी एक का गड़बड़ हो जाएगा, बी के लिए तो नहीं होगा, सही कह रहे हो। हाँ, किसी एक का भी गड़बड़ होते ही हो जाएगा ना वो मैक्स, यानी दोनों का नॉन जीरो चाहिए, किसी एक जगह फेल होते ही कंडीशन फेल हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और कुछ हो गया, टीपीपी का हिसाब पूरा। और क्या था, अब शीट के अंदर कुछ डिस्कशन करना था, बताइए क्या है उसके अंदर ऐसा। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 आपने कहा था कि दोनों करेंगे, यूं। अच्छा, कहा था कि 2 करेंगे, सही बात है। क्या पता, मुझे लगा था किसने बोला था कि हम दोनों कर लेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि पार्ट 2 में टोटल कितने सवाल हैं। जिन बच्चों ने शीट ही नहीं खोली उन्हें तो ये नहीं पता कि सवाल ही कितने हैं। 74 है, 75 क्वेश्चन है, ऐसा बोलो। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट, ऐसा हो गया।
तो टोटल 74 क्वेश्चन, उनमें से कितने क्वेश्चन आपके करने लायक थे? बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे थे। तो मेंस का पेपर का पता लग गया इससे कि मेंस का पेपर कैसा आता है? तो क्या क्या पता लगा? इजी होता है, आसान होता है, फॉर्मूला याद नहीं होगा, है ना? फॉर्मूला याद नहीं होता है तो टाइम लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो फॉर्मूला याद, टाइम कम लगता है। इसकी भी आप कैटेगरी कर सकते हो। आप देखोगे कि शेल वाले कितने सवाल दिख रहे हैं इसके अंदर, जैसे ऐसे पता लग जाता है कि इस चैप्टर में ऐसे ऐसे आता है और ये एक कैटेगरी है। तो जो लोग कम मेहनत करना चाहते, जो चाहते हैं कि भाई हम बहुत इतने मेहनती नहीं हम तो उनको अच्छे से पेपर का एनालिसिस करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में सारे एग्जाम के बारे में सोचा। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने फैसला लिया कि अब जीवन में कोई परीक्षा नहीं दूंगा। हाँ, मैं बोर हो गया परीक्षाओं से, है ना? फिर मैंने कहा कि अब मैं जीवन में कोई परीक्षा नहीं दूं, और उस दिन के बाद से मैंने परीक्षा नहीं दी है ना? कहीं टेस्ट नहीं दिया मैंने। शौकिया देना एक अलग बात है, ऐसे ही मन से दे लिया। कोई जिसको एग्जाम कहते हैं ना, वैसा मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी भाग नहीं लूंगा, मैंने फैसला किया। भगवान जो करेंगे वो हो जाएगा, नहीं तो हम जाके खेत में रह लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? मुझे तो अच्छा लगता है। तो बस ऐसा हुआ ही नहीं, भगवान ने भेजा नहीं मुझे, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो पेपर का मैंने एनालिसिस किया, तो मैंने दो चीजों में अंतर देखा, मेरे नेचर में और एग्जाम में क्या अंतर आ रहा था। मेरे को हमेशा नॉलेज के प्रति अट्रैक्शन था, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या सही है, क्या गलत है, मैं इसी के पीछे पड़ा रहता था। और जब भी मैं इसके पीछे पड़ा रहता था मेरे नंबर नहीं आते थे। पर फिर मेरे नंबर कब आए, जैसे मैं बीमार हो गया, तो अब बीमार होने के बाद मेरे पास ये हो गया कि अब मेरे पास क्या होता है, क्यों होता है, जानने का टाइम ही नहीं। अब मेरे पास टाइम इतना बचा है कि भाई पेपर आ रहा है और अब क्या करूं, कुछ आ नहीं रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो भी इकट्ठा कर सकता था सारा इकट्ठा करके हिसाब किताब लगा करके कंक्लूड किया कि ये पूछा जाता है, ये जानना जरूरी है, इससे आता है। तो फिर मैंने क्या देखा कि मैंने उन लिमिटेड क्वेश्चंस के आसपास पूरी, जैसे ये यहाँ काम करना है तो उसके आसपास का पूरा बॉर्डर छान मारा। तो मैंने देखा कि मेरे जो रूम पार्टनर वगैरह दोस्त लोग थे, वो ऐसी मोटी मोटी किताब सॉल्व करके बैठे रहते थे, खूब सवाल करते थे। मैंने कहा भाई दिन भर कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो पढ़ाई कैसे करते हैं? हाँ, कैसे पढ़ाई होती है, मैं नहीं कर सकता। पर मैंने देखा कि जब उसका पेपर हुआ तो उन बच्चों से मेरे ज्यादा नंबर आए, मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए, मतलब उन सभी ग्रुप के अंदर उस पर्टिकुलर पेपर की जिसकी मैंने एग्जाम ओरिएंटेड हिसाब लगा के तैयारी करी। तो बहुत सारे बच्चे ये एग्जाम ओरिएंटेड कब होते हैं, जब एग्जाम के दिन आते तब होते हैं। और ये मैंने क्या काम किया कि महीना भर पहले, 2 महीना भर पहले, ऐसे पहले ही हो गया मैं, क्योंकि मैंने देख लिया कि अब तबीयत ठीक नहीं रही है, क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं। जिसमें क्लास प्रॉपर अटेंड किया उसमें मैं ज्ञान के प्रति आकर्षित था, और जानकारियां इकट्ठा करो, और इधर उधर बातें तो सोचता था, जो काम के सवाल थे ना वो ही नहीं करता था। तो उस वजह से मैंने ये देखा कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होने से एक तो मुझे ऐसा पता है कि क्लास के अंदर किसी से भी सवाल नहीं होता था, सब लोग मुझसे ही पूछते थे। मैं सबको क्वेश्चन सॉल्व कर करके देता था, कोई होमवर्क मिलता था तो पहले मैं करता था, बाकी सब लोग उसकी कॉपी कर करके सबमिट करते थे कि चलो हम भी सबमिट कर देंगे। ऐसे कई टॉपिक थे जो किसी के नहीं समझ में आते थे, मैंने कहा कि जिस जो ना समझ में आए मुझे बता देना, बाकी तो मैं नहीं करूंगा, वो मैं करता हूं, फिर तुम लोग ना। ऐसा कुछ सेटलमेंट किया हुआ था। तो उससे मैंने ये पाया कि जिसके बारे में मैं अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंस में समझता था, जिसके पेपर का बिल्कुल पन्ना भी नहीं पलटता था, उनमें सबसे कम नंबर आए। ऐसा लगा कि किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा, लोग कहेंगे तुमसे इसमें इतने सवाल पूछते, तुमसे ज्यादा हमारे नंबर आ गए, तो क्या बताता है ना?
जब जब कोई किसी से सवाल पूछे और जिससे पूछ रहा है वो उसके तो नंबर 2 आए और जिस जो जो पूछ के जा रहा है उसके 20 आ जाए तो फर्क पड़ता है बाद में। तो कहने का मतलब ये था कि एग्जाम से मैंने सीखा है कि जो लोग नंबर लाने के हिसाब से पढ़ाई करते हैं उनके नंबर आते हैं, जो लोग ज्ञान के प्रति खोए रहते हैं उनका ज्ञान बढ़ता है। अच्छा देखो, मैं ज्ञान के प्रति बढ़ता रहा इसलिए मैं पढ़ाने में अच्छा हो गया, है ना। वो जो ज्ञान के प्रति जो मेरा लालच था ना, वो मुझे यहाँ पर जो भी आप करोगे ना वो मेहनत खराब नहीं होती, की हुई मेहनत। जो चीज आप इकट्ठा करोगे, आपने मिट्टी इकट्ठी की है तो मिट्टी जहां महंगे भाव बिकती तो वो आपको फायदा होगा, नहीं तो मिट्टी खराब है। जो भी चीज इकट्ठा करोगे वो सेलेबल होगी, उसका कुछ तो मिलेगा ही। और हर चीज का हर जगह कोई ना कोई हिसाब है, कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं बहुत काम की है ना। तो इसीलिए जो आपको पढ़ाई करनी है, आपको ये सोचना है कि ये मेरा आखिरी साल है। सबसे पहले अंदर से ये विचार ले आओ कि मेरे पास एक भी अगला मौका नहीं है। अभी भी मेरे पास कुछ जो पेरेंट्स मिलते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम अगले साल अपने बेटे को नहीं तैयारी कराएंगे। किसी के पेरेंट्स नहीं मिल पा रहे होंगे, तो जिनके नहीं मिल पा रहे ना वो समझ ले कि उनके पेरेंट्स का कहना है कि अब नहीं करेंगे हम। मतलब अगला चांस आपकी मर्जी से नहीं मिलने वाला, पहला बात तो ये। कई बच्चे ऐसे सोचते थे कि मैं बोल दूंगा ऐसा वैसा, फिर अगर बोल के ले भी लोगे ना तो यूं समझ लो कि आपके ऊपर आफत टाइप आने वाली। जैसे नंबर आएंगे फिर आपको कितने ताने पड़ेंगे, हालत खराब हो जाएगी अगले साल। ऐसा होने क्यों दो, कितना अच्छा सुनहरा वक्त चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं। ये जो अच्छा समय होता है ना, ये अभी इस समय, ये जो समय चल रहा है अच्छा समय चल रहा है, थोड़े दिनों तक है ये, है ना। उस दौरान मेहनत कर लो, अच्छे समय में मेहनत करो। जैसे ठंडे के टाइम में, जैसे खेती करने वाले लोग सुबह 4 बजे पहुंच गए खेत में, 7-8 बजे तक काम कर लिया, शाम को 5 बजे पहुंच गए तो बढ़िया है। अब उठते ही 9 बजे, तब धूप में जाकर के खेत में कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, बोले क्या करें, बीमार हो गए। नहीं, खेती वेती काम की चीज नहीं है। जो चीज जिस समय की जाती है, ये अच्छे सुनहरे वक्त में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। और एग्जाम ओरिएंटेड करो। ये जो आपने टेस्ट पेपर के सवाल किए, मैं इसलिए बोला क्योंकि टेस्ट पेपर के सवाल करने से, एक साथ देखने से, छांटने से हिसाब बनता है। छांटने का भी मौका मिला आपको, सवाल पढ़ना पड़ा, छांटना पड़ा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये भी एक सीखने का हिस्सा है कि मेरे लायक सवाल है कि नहीं। तो इस तरह से टेस्ट पेपर का अच्छा एनालिसिस करो। जो कम मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए बोला है मैंने, मतलब उनका मन नियंत्रित नहीं रहता है, खेलते कूदते हैं, है ना, सो जाते हैं, टाइम भाग जाता है, पकड़ में नहीं आती बात, दोस्तों से बातें करते रह जाते हैं। वो लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करें और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के आसपास मेहनत कर लें, और जो थोड़ा सा भी सीखा ना उसका कॉन्फिडेंस ले लें कि बस ये मुझे आता ही तो पक्का कर दूंगा, उसी से हो जाएंगे, उसी से अच्छा हो जाएगा सब कुछ। तो अभी आप बताइए, आपके जो कुछ क्वेश्चंस आप उनमें से पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, क्या है बताओ 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या है। एक चार्ज क्यों दे रखा है, अच्छा 3 कॉन्सेंट्रिक शेल, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। इसका रेडियस कितना है, एबीसी। तो देखो सिग्मा इंटू पाई 4 पाई a² सिग्मा इंटू 4 पाई b², सिग्मा इंटू 4 पाई c² इक्वल टू क्यू। सबका सिग्मा बराबर बराबर, सबका टोटल मिला के चार्ज क्यू क्यू। और क्या कह रहे हैं, ए से कम डिस्टेंस पे, यहां का पोटेंशियल पूछा है, बता देंगे इसमें क्या रखा। के
सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर के क्यू अपॉन ए प्लस के सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी के सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। ये पोटेंशियल आ गया। भीतर वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पर होता है, तो हर एक शेल के सरफेस का लिख लिया, उससे आ गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब करना क्या है फिर, सॉल्व कर लेना है इसको। यूं आ जाएगा क्या आगे? ठीक है, अब 10 तक कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर 11 से लेके 20 तक 16 पूछना है। बताओ क्या है क्वेश्चन नंबर 16। आर रेडियस का स्फीयर ले लिया, चार्ज टोटल 2q चार्ज, रो इज इक्वल टू के आर। दो पॉइंट्स है ये ए डिस्टेंस पर। ये 2q चार्ज रखा है कि यहाँ पर दोनों जगह एक एक रखा है, क्यू क्यू के 2q 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 किसका चार्ज है? स्फीयर का टोटल चार्ज 2q है, टोटल चार्ज 2q, और यहां पर कोई चार्ज रखा है वो फोर्स नहीं महसूस करता है। यहां पर -q और यहां पर भी -q। तो ऐसा है कि यहां पर कोई भी चार्ज अंदर से r डिस्टेंस के ऊपर रखा हो, तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रो इज इक्वल टू रो नॉट r की पावर n। अगर चार्ज डेंसिटी ऐसे वेरी करती है तो अंदर के किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आता है रो इंटू r अपॉन n प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ आया था। अब इसमें रो की जगह रख सकते हैं अपन रो नॉट इंटू r की पावर n इंटू r अपॉन n प्लस 3। ऐसा था क्या? एक अपन ने क्लास में फॉर्मूला डिराइव किया था। अब कोई कहेगा सर इतना याद नहीं रहता है, ठीक है, नहीं याद रहता है तो उनके लिए दूसरा रास्ता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, कोई हो सकता है भूल जाए, फॉर्मूला याद ना रहे। अब इस वाले में क्या हो गया कि रो नॉट की जगह तो के हो गया और एन की जगह 1 हो गया, तो एन की जगह 1 रख देंगे। एन की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो के आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन आ जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। एन की जगह 1 रखेंगे तो अभी इस जगह पर इसकी वजह से फोर्स क्या आ जाएगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इसकी वजह से आ गया, इज इक्वल टू इनके बीच का आपस का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां रख देंगे। अब देखो एक तो ये के क्यू वन क्यू टू वाला के है और एक ये वाला के है, आपस में काट मत देना, हाँ ना, दोनों के दिख रहे हैं, काट दिया, कभी स्प्रिंग कांस्टेंट से काट दे। यहां पर ये वाला के अलग है, ये वाला के अलग है। अब इसमें है ना, अगर ये वाला के निकालना पड़ रहा है तो आपको एक बार इंटीग्रेट करके टोटल 2q के बराबर करना पड़ेगा, k इंटू आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर टी आर। इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके जो भी इसका रेडियस है इक्वल टू 2q, उससे आपको इसका k मिल जाएगा। अगर आंसर में k नहीं है तो हटाना पड़ रहा है तो ऐसे हटा लेंगे, ठीक है।
अगर कोई भूल जाता है तो उसको क्या करना है, इसके अंदर का चार्ज निकालना है, के क्यू इन अपॉन इसका डिस्टेंस है आर, स्मॉल आर, इनटू क्यू, ये वाला फोर्स हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां लगेगा, इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू अपॉन 2a²। आर की जगह ए आ जाएगा, यहां पर ए डिस्टेंस है ना, इसलिए ऐसा करके सॉल्व कर सकते हो आप, क्यू इन निकाल लो इंटीग्रेट करके। अगर ये फॉर्मूला भूल जाते हो, किसी को पता नहीं रहता क्या पता क्या फॉर्मूला होता है, तो बहुत पढ़ाई होगी। तो बस सिंपल लॉजिक होता है क्यू इनसाइड, और क्यू इनसाइड आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे, है ना, हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन तक कोई अब समस्या नहीं रही। फिफ्टीन में क्या आना चाहिए, अच्छा कह रहे हैं कि 15 क्वेश्चन पढ़ाए नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं पढ़ाया तो बाद में करेंगे, आगे बढ़ो। 20 तक अब कोई समस्या नहीं है, 30 तक चले, 21 से 30 तक। 26 नंबर में समस्या आ रही, बोलो क्या समस्या आ रही, आरएमएस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ऐसा भी कुछ पूछ लिया है, आगे बढ़ो। ठीक है आगे बढ़ो, बस इतना ही सवाल है। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल हो गया, दिखा दो मुझे एक जरा, दिखाना, मतलब दूसरे टॉपिक आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, लेजर की इंटेंसिटी दे रखी है, तो ये लाइट की इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, तो आपने साउंड वेव पढ़ा होगा, मैंने पिछली क्लास में पढ़ के हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी बराबर एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी अपन ने पढ़ी लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, तो इंटेंसिटी बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट सी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हमको पता लग गया। अब जो लेजर बीम जा रही है और आपको उसका इंटेंसिटी बता रखा है और आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो इसका एवरेज वैल्यू आपको दे रखा है, तो इसका एवरेज हो गया। तो ई आरएमएस का वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर का मीन ये आपको गिवन, इधर उधर ले जाके इधर रख के रूट लेके निकाल लेना। तो ये आपकी साउंड वेव की थ्योरी का उपयोग करके मैंने कर दिया, वैसे आगे हम पढ़ेंगे लाइट वेव चैप्टर, तो उसमें ये हो जाएगा, सवाल उस लाइट वेव चैप्टर का है ये, इसलिए यहां थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा। तो ऐसा मत सोचना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कठिन है ना। तो ये तो हो गया, 30 तक कोई समस्या नहीं है। और देखो आगे 31 से लेके 40 तक कोई दिक्कत नहीं, 41 से 50 तक कोई समस्या नहीं, 51 से लेके 60 तक, 61 से लेके 70 तक, और 474 कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बहुत बढ़िया बात है, मतलब बहुत इजी है। तो आगे बढ़ते फिर हम पढ़ते हैं, हो गया डिस्कशन। तो अपनी क्लास में अपन ने क्या क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिखाना जरा, 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये कागज एक ही दे दो।
हाँ ये भी पढ़ाएंगे, फ्लक्स वाला ना अभी आज पढ़ेंगे आगे। 30 वाले क्वेश्चन की थ्योरी अभी पढ़ेंगे, है ना। तो अपनी क्लास में अपन ने फ्लक्स कैलकुलेट करना चल रहा था। आगे करते हैं एक सवाल। पिछली क्लास में हमने कंक्लूड किया था कि अगर कोई क्यू चार्ज है, उसको घेरने वाली कोई भी सरफेस हो, उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू फिक्स है। कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके पीछे लॉजिक हमने दिया था कि इसके अराउंड एक स्फीयर बनाया। हमने कहा कि स्फीयर से जो फ्लक्स जा रहा है वही सबसे जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी चार्ज अगर किसी बाउंड्री के अंदर है तो उस बाउंड्री से गुजरने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हमने प्रूव किया था। अब दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि कोई भी चार्ज अगर बाउंड्री के बाहर होता है, अगर कोई भी चार्ज बाउंड्री के बाहर होता है तो उसकी जो फील्ड लाइंस है वो बाउंड्री में एंटर करती है और एग्जिट भी कर जाती है। यहां पर देखेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, यहां देखेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसा आएगा। तो 4 लाइनें एंटर कर रही, तो 4 लाइनें एग्जिट भी कर रही। तो बाहर वाले चार्ज की वजह से किसी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होता है। ये हम बात कहना चाहते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस due to any outside charge is always 0. Net electric flux through any closed surface due to any outside charge is always 0. Due to inside charge is always q by epsilon. Due to outside charge is always 0. ठीक है, क्योंकि जितनी लाइन एंटर करेंगी उतनी लाइन एग्जिट करेंगी। अगर वो सरफेस क्लोज होगी तो ऐसा होगा, है ना। अगर ओपन होगी तो क्या होगा, इसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। सपोज करो कि ये कटोरी है, कटोरी ऊपर से खुली होती है ना। ये कुछ कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो 30 बताया तो था अभी कि 30 क्वेश्चन आगे। अभी मैंने कहा ना, अभी वो पढ़ाया नहीं, 30 वाला सिलेबस अभी हुआ नहीं है, अभी सिलेबस उसी का कवर। अच्छा, वहां आवाज नहीं आ रहा क्या? क्या पता सारे पीछे वाले बच्चों को आवाज आए कि नहीं आए? आगे वाले को भी आए, तुम्हारे को क्रॉस करके क्या लगता? ऐसे साउंड ऐसे रहता ना, तो ऊपर से निकल गया या कान के बगल से यूं निकल गया वो। तो इसमें अभी तो कब से डिस्कशन बंद करके आगे चल चुके, सो थोड़ी रहे अभी तक। कहां पहुंच गया बंद? डिस्कशन तो कभी रोक दिया।
दिख तो रहा होगा कुछ? अभी इधर ध्यान से देखना, इधर है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे। तो अभी अपन ने ये बात इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो चार्ज बाहर रखा है ये वाला, इसका तो जीरो है। जो अंदर रखा है इसका तो पक्का क्यू बाय एप्सिलॉन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, है ना। शेप चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिक्स है। अगर हमने कोई चार्ज मान लो कि कहीं रखते हैं, जैसे मान लो यहां रखा है, यहां रख देता, चलो ऐसा एक क्यू चार्ज यहां रख दिया, इसका ढक्कन खुला हुआ इधर ऊपर से ऊपर है, क्लोज नहीं है। अगर कोई लाइन ऐसे गई तो इसकी वजह से एक लाइन एंटर किया तो एग्जिट कर गया, तो इसकी वजह से फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं हुआ, यहां से भी नहीं हुआ, यहां से भी नहीं हुआ। अब यहां पर हो गया क्योंकि एंटर तो यहां से कर गया और ये निकल तो ये ऊपर ओपन सरफेस से चला गया जहां पर कोई एरिया नहीं है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस ओपन सरफेस से इसका नेट फ्लक्स जीरो नहीं है। अगर इस पे ढक्कन लगा देते, भले फ्लैट ही लगाते, तब तो उसको क्रॉस करके वापस कैंसिल कर देता। तो अगर किसी सरफेस से लाइन सिर्फ एंटर करे एग्जिट ना करे तो वहां पर नेगेटिव फ्लक्स आ जाएगा। एंटर करे तो नेगेटिव फ्लक्स, एग्जिट करे तो पॉजिटिव फ्लक्स, और एंटर एग्जिट दोनों करे तो जीरो। सेम लाइन एंटर एग्जिट कर रही तो उसकी वजह से फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन जीरो होता है। तो ओपन सरफेस में अपन को ध्यानपूर्वक देखना होता है कि क्या इस तरह का कॉम्बिनेशन, अगर सपोज करो कि ये चार्ज है ना यहां होता, थोड़ा ऊंचाई पर होता है, यहां पर इसकी सीध में होता है यहां पर, फिर क्या होता है? फिर तो हर लाइन एंटर करती तो एग्जिट करती करती ऐसी कोई लाइन मिलेगी नहीं जो दो तरफ से कट नहीं करेगी। तो ओपन होने के बावजूद इस वाले चार्ज का फ्लक्स इस सरफेस से जीरो है और इसके केस में नॉन जीरो है। तो ओपन सरफेस में कुछ ऐसा लाइनों से हम सोच सकते हैं। मैंने कुछ बातें लाइनों से बताई, वो बात भी लाइन से बताई कि लाइनें सेम है इसलिए क्यू बाय स्लॉट, ये बात भी लाइन से बताई कि जो लाइन एंटर किया एग्जिट किया इसलिए जीरो, है ना। तो लाइनों के आधार पर फ्लक्स का कुछ कंक्लूजन दिया है मैंने कुछ डायग्राम में, ये देख लिया हमने। अब मैं आपको इसमें एक नियम बताने जा रहा हूं, ये बात तो नोट हो ही चुकी है। तो इसमें इसका नाम है गॉस लॉ, गॉस का नियम, गॉस लॉ देख रहे हैं हम। गॉस ने ऐसा कहा था कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सरफेस ले लें, यह है इमेजिनरी सरफेस, जिसको कि हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। किसी इमेजिनरी सरफेस बोले तो गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरता है ये हम जानना चाहते हैं। तो इसके अंदर अपने पास में चार्ज है Q1, Q2, Q3 माइनस Q4, Q5, Q6 माइनस Q7 और Q8 जो है ना इसकी बॉर्डर पर है, आधा इसके अंदर है आधा इसके बाहर है ना। Q8 मैंने ऐसा ड्रॉ किया है कि जो आधा तो इस बाउंड्री के अंदर आ रहा है और आधा बाहर आ रहा है। तो गॉस का ये स्टेटमेंट है कि इन सब की वजह से जो सरफेस से गुजरने वाला नेट फ्लक्स होगा वो होगा इंटीग्रल E डॉट डीए। एनसीईआरटी में एरिया की जगह एस सिंबल इस्तेमाल किया, डीएस। अगर पढ़ोगे तो एरिया मैंने डीए लिखा है और डीएस लिखते हैं। तो
ये पूरी गॉसियन सरफेस जो दिखाई है, इसके ऊपर अपन छोटे छोटे से एरिया लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये छोटा सा एरिया लिया, तो यहां पर हो गया डी इधर, और इन सब की वजह से ये 8 चार्ज है, इन सब का मिला मिलू के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। मान लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, कुछ θ1 एंगल पर आ रहा है। ऐसे करके कोई और पॉइंट ले लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब की वजह से मान लीजिए कि E2 है, और ये एरिया वेक्टर यहाँ पर आ गया कुछ, इसको A1 मान लो, A2 मान लो, एंगल θ2 मान लो। ऐसे यहाँ पर E3 मान लिया, DA3 एरिया हो गया, ये एंगल θ3 हो गया। तो ऐसे सरफेस के सारे पॉइंट्स पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वहां के एरिया से गुणा करके नेट फ्लक्स निकाल सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो ये होगा E1 DA1 cos θ1, E2 DA2 cos θ2, E3 DA3 cos θ3। ऐसा करके सारे पॉइंट्स पर आने वाले टोटल फ्लक्स को ऐड कर देंगे, तो उसको अपन कहते हैं नेट फ्लक्स। यहां पर जो आने वाला E लिखा है इस फॉर्मूले में, वो क्या है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड। जो भी कुछ चार्ज मौजूद हैं, जो भीतर हैं, जो बाहर हैं, सबका मिला के कहां पर? एट गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E1 E2 E3, और वहां हर छोटे छोटे पॉइंट्स का कुछ एरिया लेकर के टोटल फ्लक्स हमने निकाला, तो ये ऐसा आ गया। इसको कह रहे हैं कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस। इस सरफेस से ऐसा गोला बनाने का मतलब क्लोज सरफेस, पूरी क्लोज सरफेस से निकालना है, पूरी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स निकालना है। तो गॉस ने कहा कि जो नेट फ्लक्स आता है, इसको निकालने के लिए आपको ये काम करना है कि चार्ज काउंट कर लेना है। उसकी वैल्यू होगी Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किधर है, बस आप तो चार्ज गिन लो। अंदर कितना चार्ज है वो गिन लो, क्योंकि हम जानते कि बाहर के चार्ज का तो फ्लक्स आता नहीं, जो कुछ फ्लक्स आएगा वो भीतर वालों से आएगा। तो टोटल इनसाइड चार्ज काउंट कर लो, इसको हम कहते हैं गॉस लॉ। इसकी कंडीशन क्या है, कब लगता है वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ? वैलिडिटी क्या है देखो, कंडीशन क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज is proportional to 1 by r square, then होगा। अभी आंसर लिखने वाले हैं।
अभी तो सिर्फ रूल बताया कि रूल क्या है। तो कोई कहेगा कि ये तो हमेशा ही होता है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1/r² ही होता है। हाँ ये तो हमेशा होता है, तो ये नियम भी हमेशा होता है, फिर गॉस लॉ भी हमेशा ही लगता है। तो फिर कुछ लोगों ने प्रयास किया कि देखते हैं क्या पक्का 1/r² होता है कि नहीं होता है, क्या पता 2 की जगह 1.99 हो, 1.99, 3 बार 9 आ रहा हो, फिर बाद में कुछ चेंज हो जाता हो। तो उसके बाद लोगों ने और प्रैक्टिकल करके देखा, तो आज की डेट में शायद 1.999999 ऐसे बहुत 9 ला चुके हैं, 19 बार ला चुके हैं शायद। इतनी एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट किया लोगों ने, 1.999 19 बार तो ला लिए, और कितना 9 लाएंगे। नापने का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं मिल रहा है, ऐसे नाप ही नहीं पा रहे, एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहे। तो कहने का मतलब है कि गॉस लॉ की वैलिडिटी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, क्योंकि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² है, इसीलिए गॉस लॉ है। ठीक है, तो गॉस लॉ हमेशा लगता है, यानी गॉस लॉ एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है। एक तरफ तो आप फ्लक्स निकालो, ये अजीब सी बात है, निकाल फ्लक्स रहे थे, बोल रहे हो कि टोटल चार्ज अंदर का पता करो, एप्सिलॉन से डिवाइड कर दो, आ गया। चार्ज काउंट करने से आ जाए, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि जो डेरिवेशन से लग रहा है कि हाँ होना चाहिए, है ना, क्योंकि अपन ने स्फीयर वाले में अभी भी बताया स्टेटमेंट, सरफेस टेढ़ा कैसे भी क्यों ना हो, क्यू बाय एप्सिलॉन आ रहा है ना, वही इन्होंने भी कहा है। अब यहां पर क्यू इनसाइड क्या है, इस डायग्राम में क्यू इनसाइड बताता हूं मैं आपको। क्यू इनसाइड इस डायग्राम में मुझे जो दिख रहा है वो है Q1, Q2, Q3, Q4 और Q8/2। अगर कोई चार्ज आधा अंदर आए तो उसमें आधा ले लेना, इस बाउंड्री को क्रॉस करके जितना भीतर है उतना ले लो। तो इस बाउंड्री के अंदर जितना चार्ज आएगा बस वही काउंट करना है, उसको काउंट करके सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा को बताया जा सकता है। बोलो कुछ कहना चाहते हो? क्लोज सरफेस के लिए तो है ये पूरा, है ना, गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस है, न लकड़ी की, न लोहे की, न पत्थर की, न प्लास्टिक की, ये मन की बनाई हुई सरफेस, इमेजनरी सरफेस, है ना। तो अपनी मर्जी से कोई भी सरफेस मान लो आप, ये कॉपी में हमने ड्रॉ किया, असलियत में कुछ नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से मानो कि यहां पर एक सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स जा रहा है, या जैसे मान लो इस कमरे की दीवार के हिसाब से अपन सरफेस मान लेते हैं, तो इस कमरे से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो कमरे में कितना चार्ज है इसका पता करना पड़ेगा, बस चार्ज काउंट कर लोगे तो पता लग जाएगा, है ना, ऐसा हमको मालूम चला है। तो इसको अपन गॉस लॉ कहते हैं, ये इसकी कंडीशन हो गई। अब अपन इसका इस्तेमाल करने की बात करते हैं, गॉस लॉ का उपयोग करें। हाँ बोलो कुछ कह रहे हो, क्या चीज? कोई भी चीज है वो सब इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी हुई है, और इलेक्ट्रॉन हर इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है, डिस्क के लिए भी लागू हो गया। हमने ये थोड़ी कहा कि ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल, हमने क्या कहा, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल। तो डिस्क भी पॉइंट चार्जेस से मिलके तो बनी हुई, तो तो सभी पे लागू हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं आपसे सवाल जो पूछना चाहता था, ये सवाल था, एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है ये, इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, और हमने एक सिलेंडर बनाया, ऐसा, R रेडियस का, L लेंथ का,
तो हमसे ये पूछा है कि सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through curved surface of cylinder.